हमारे साथ हैं हमारे मित्र आई श्री सतवीर सिंह, जो कि राजस्थान कैडर को बिलोंग करते हैं और अभी आप कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए हैं और आप आईजी उदयपुर रहे हैं। एक जुझारू व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और आपने लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की है। विशेष तौर पर हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, स्पेशली जो हैव नॉट्स क्लास के लोग हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश की है। तो सतवीर जी से उनका परिचय उन्हीं के शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। सतवीर जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, मैं नाम तो आपने बता ही दिया सर। मैं बेसिकली राजस्थान में अलवर जिला है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। एक छोटा सा मेरा गांव है जहाँ मैं पैदा हुआ और उसके बाद मेरी शिक्षा वहीं हमारे एक सब डिवीजन टाउन है बहरोड, वहाँ से मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर लगा। उसके बाद मैं स्टेट में तहसीलदार सर्विस में आया और उसके बाद मैं राजस्थान पुलिस सेवा में आया और उसके बाद लगातार करते करते 2010 में मेरा आईपीएस में प्रमोशन हुआ और मुझे 2003 की सीनियरिटी मिली और अभी मैं 31 अगस्त 2021 को मैं एज आईजी उदयपुर में वहाँ था, वहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ सर। सत्यवीर सिंह जी, आपका स्वागत है। और एक ये लंबी लड़ाई है, कल हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे थे, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी आप शायद डालना भूल गए हैं, तो आई एम लुकिंग फॉर योर रिकॉर्डिंग आल्सो। और ये एक बड़ी लड़ाई है। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि संभवतः अभी भी हम गुलाम हैं। तो मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूं कि आप क्या ये मानते हैं कि आज भी हम गुलाम हैं? जो गुलामों की व्यवस्था अंग्रेजों ने हमारे लिए तय की थी, अभी भी हम उन्हीं नियम कानूनों से चल रहे हैं। अंग्रेजों ने जो हमारे दमन के लिए 1861 की पुलिस व्यवस्था पैदा की थी, या ब्यूरोक्रेसी पैदा की थी, या जुडिशरी पैदा की थी, आज हम उसी जुडिशरी से, उसी ब्यूरोक्रेसी से और उसी पुलिस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, और जो कि लॉर्डशिप से भरी हुई है। आम आदमी को गुलामों जैसी स्थिति है और हम वोट देने वाले गुलाम हैं। चूंकि हम वोट देने वाले गुलाम हैं, लिहाजा हमें फ्री भी बांट के, हमें दारू बांट के, साड़ी बांट के हमें गरीब रखना इन राजनेताओं की एक मजबूरी है, जिससे हमारे वोटों को छदमता पूर्वक जो है प्राप्त कर सके और हमारे वोट के माध्यम से ये स्थापित हो सकें। ऐसा जो है इनका ध्येय है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? सर, जैसा कल अपना विचार विमर्श हुआ था, मैं आपकी राय से सहमत हूँ, पर मेरी सहमति इसके साथ साथ ये भी है कि हम तो गुलामों में वापस वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई चीज़ अपने पास रख नहीं पाऊंगा। हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं। हमारी स्थिति तो जो दलित समुदाय की, वो तो आज भी गुलामों के गुलाम जैसी ही है। तो हम तो दोहरी गुलामी में जी रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो गुलामी तो है ही है। हमारी तो दूसरी जो मनु के व्यवस्था की जो गुलामी है, उस गुलामी को भी हम, उस दंश को रोजाना झेलते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने तरीके से समाज को वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर स्पेशली कह रहे हैं कि समाज ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, उन्हें एक अच्छा पद दिया है, उन्हें एक सम्मान दिया है। अभी उनका टर्न आ गया है कि वह जो है ना समाज को वापस करें। तो आप क्या सोचते हैं कि कैसे जो है हम जो नई व्यवस्था है, जिसके तहत हम कानूनी ढांचा बदलें, व्यवस्थागत ढांचा बदलें, अकाउंटेबिलिटी लाए, जहां पर बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज करना संभव हो, जहां हमारी पुलिस को इतना सपोर्ट अवेलेबल हो कि 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 1 महीने में सजाया भी हो। ऐसी व्यवस्था, ऐसी न्यायप्रिय व्यवस्था जहां पर कि कानून
में बदलाव करते हुए हर वर्ग को जो है अपने अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, उसको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो मिले, और वो किसी की मेहरबानी पे ना मिले, वह इस देश का नागरिक है, इस के कारण यह उसका हक है, ऐसी व्यवस्था मिले। तो आपका क्या राय है इस बारे में? सर मैंने आपको अर्ज किया, क्योंकि जो कल बात हुई मेरे ख्याल से आप रिपीट नहीं करें, मैं आपसे सहमति जता चुका हूं। अब मुझे तो आगे वाले स्टेप पे आप आ जाएं, जिसमें कि अपन क्या करें, कैसे करें, और उसकी विधि और व्यवस्था कैसी हो। अच्छा, तो जी आपको ये बताइए मुझे कि कल हम चर्चा कर रहे थे ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था के बारे में। जी जी तो ऊर्जा केंद्र के माध्यम से बदलाव का वो शंखनाद करना, बदलाव की वह व्यवस्था स्थापित करना, जिससे हम पार्लियामेंट के अंदर उन व्यवस्थाओं को ला सकें जिससे सही मामले में हम आजाद कहलाएं, सही मामले से हमें गुलामी से आजादी मिले। इस व्यवस्था में हमने एक ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। जी हाँ। आपका आपका क्या कहना है उस बारे में? आपको ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट कैसा समझ में आया है, कितना समझ में आया है? तो कृपया उसे बताएं, फिर मैं उसको और खोला जो है बाकी लोगों के हित के लिए उसे और विस्तार में कहना चाहूंगा। मुझे तो यही समझ में आया कि सर कि पहले तो ऊर्जा केंद्र से मैं जुड़ूं खुद, उसके बाद में मैं मेरे जितने भी जानकार जो लोग हैं और जो प्रबुद्ध लोग हैं जिनसे मेरा संपर्क है, मैं उनसे प्रयास करूं कि वो भी आपके ऊर्जा केंद्रों से उनसे जुड़ें, और हम जीरो टॉलरेंस की स्थिति को रखते हुए हम अपनी बात को आगे उठाएं, और धीरे धीरे अपनी इस चीज़ का इतना विकास करें कि जो लोग शुरू में 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, वो जो आपकी कंसेप्ट थी उससे हम धीरे धीरे एक अपनी ऐसी शक्ति तैयार करें जिससे कि एक एक सशक्त दबाव समूह के रूप में हम उभर के आए और सरकार हमारी बात माने, और जो आपका जो अभिमत है और जो आपकी जो योजना है उसको हम मूर्त रूप दे सकें। आपने बहुत अच्छा कहा। तो जो इस हमारे सेशन को बाद में यूट्यूब पर देखेंगे, उनके लाभ के लिए एक बार हम ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था समझाते हैं, और उससे थोड़ा सा जो है एक पुनरावृत्ति भी हो जाएगी, और फिर हम आगे की कार्य योजना के बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि सभी लोग उससे जुड़ सकें। तो जी ऊर्जा केंद्र का जो बेसिक सोच है, उसका सोचना ये है कि आज की व्यवस्था हमारी गुलामों की व्यवस्था है, वही नियम कानून और वही व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी गई है। केवल ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत गोरे अंग्रेजों से यह व्यवस्था काले अंग्रेजों के हाथ में आ गई, और उन्होंने पार्टी तंत्र को हावी करके उसे प्राइवेट कंपनी या पारिवारिक कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया, और उन्होंने अपराधियों को टिकट दिए हैं। आज पार्टी तंत्र के नाम पर अनपढ़ गवार और अपराधी हमारे ऊपर विराजित कर दिए गए हैं। तो जो महा लॉर्ड हैं वो ये अपराधी तत्व बन गए हैं, उनके नीचे जो हमारी व्यवस्था है वो लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है, उसके नीचे हम गुलाम हैं। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक बात तो हमको सबको समझना होगी कि हमें नियम कानून और व्यवस्था का परिवर्तन हम रोड पर नहीं कर सकते हैं, हम धरने या प्रदर्शन के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। इसका केवल एक ही और एक ही विकल्प है कि हम पार्लियामेंट के अंदर वह नियम कानून और व्यवस्था को लेके आए और टेक्नोलॉजी का बृहद उपयोग करें। अब इसके लिए जरूरी है कि आज हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, या तो वो हमारी बात सुने और ऐसे नियम कानून को लेके आए, या हम फिर उनको पराजित करके स्वयं उस जगह पे जाने का एक व्यवस्था पैदा करें, और उस व्यवस्था के तहत फिर हम जो है 365 दिन पार्लियामेंट चलाकर पार्लियामेंट के माध्यम से वो नियम कानून टेक्नोलॉजी व्यवस्था ग्राउंड पर उतारें, जिससे क्राइम फ्री भारत भी अवतरित हो और एक समृद्ध भारत भी अवतरित हो, और भारत के हर नागरिक चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको जो है अपनी पूरी प्रतिभा को जो है सामने लाने का मौका मिले, और उसको पूरी तरह से अनुकूल वातावरण मिले, उसको अच्छी स्कूल व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था मिले, उसको अच्छी जो नौकरी और
अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्था मिले, जिससे उसका जीवन भारत में जन्म लेने का जीवन सार्थक हो, ऐसी व्यवस्था को बनाने के लिए मैं आपको ऊर्जा केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हमारा ये मानना है कि हम में से हर कोई जो है वो इस व्यवस्था से त्रस्त है, दुखी है और इसे झेल रहा है। जहां आपको थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, कलेक्ट्रेट और बाकी कार्यालयों में सुनवाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, टैक्सेस और महंगाई का बोलबाला है, आदमी अंदर से त्रस्त और चरमरा गया है, ऊपर से फ्रीबीज और बहुत सारी चीजें बांटकर हमारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई जा रही है। लिहाजा ये जरूरी है कि हम व्यक्ति को अपने स्तर पर पहले ऊर्जाकृत करें और उसे उन्हें एहसास दिलाएं कि हम में से सभी जो है आत्माएं हैं, सभी ऊर्जा के केंद्र हैं। आज की जो भी गड़बड़ियां हैं, बकारियां हैं, बदमाशियां हैं, जिसके कारण हम नकारात्मक हो गए, जिसके कारण हम बेबस हो गए हैं, जिसके कारण हम हताश हो गए हैं, अब समय आ गया है कि हम अंदर की ऊर्जा, अंदर की प्रेरणा से संकल्प लेकर इस निराशा, हताशा और नेगेटिविटी पर विजय पाएंगे। यह एक साइकोलॉजिकली इंटरनल डिटर्मिनेशन है। अभी बाहर की व्यवस्था जैसी है वैसी ही है, लेकिन हम अपने आप को संकल्पित होकर ऊर्जाकृत जो है ना कर रहे हैं। और इस ऊर्जाकृत में सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपनी नेगेटिविटी, हताशा और बेबसी को से ओवरकम करके जब हम ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हमारी आउटपुट बढ़ेगा। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। यदि हम अर्थधन कमा रहे हैं तो उसी एक्टिविटी से हम ज्यादा अर्थधन कमा पाएंगे। इतनी बात क्या सतवीर जी आपने क्लियर है? इस बात से आप सहमत हैं कि इसमें अपना कोई नुकसान नहीं है? हम किसी नियम, कानून या कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। इसको समान रूप से हर कोई अपना सकता है। जो शासकीय सेवा में इस समय बना हुआ है वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हम कोई नेगेटिव बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा समान रूप से हर कोई इससे जुड़ सकता है, चाहे वो शासकीय सेवा में हो, चाहे वो रिटायर्ड हो गया हो, चाहे वो व्यवसायी हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम सब लोग जुड़ सकते हैं। राइट? बिल्कुल। इसमें जो है किसी तरीके का धरना, आंदोलन, चक्का जाम, रेल रोको, ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है। कोई जुलूस निकालने की बात भी नहीं कही जा रही है, दिल्ली चलने की बात भी नहीं की जा रही है, जंतर मंतर पे इकट्ठा होने की बात भी नहीं की जा रही है। और ये बात ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जब हम ये बात करते हैं तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को ये मौका मिल जाता है कि जब तक उनको सूट करता है तब तक उसे चलने देते हैं, जब उन्हें सूट नहीं करता है तो वो अपने गुंडे बदमाशों को, मवालियों को भेजकर वहां पर उपद्रव करवाते हैं, फिर आप पर लाठियां भी भांजते हैं, गोलियां भी चलाते हैं और आप पर अपराध भी मढ़ देते हैं। हम आप पुलिस में से संबंधित हैं तो इस बात को हम लोग बहुत बारीकी से समझते हैं, जानते हैं और कैसे किया करते आए हैं सर, करते आए, झेलते आए, देखते आए। बिल्कुल। तो हम सब लोग इसके हिस्सा रहे हैं, तो हम जो बात कह रहे हैं वो बड़ी अथॉरिटी से कह सकते हैं। तो इस तरीके की कोई रिस्क नहीं है। राइट? अब एक बार हम ऊर्जाकृत हो गए तो हमको संकल्पित ये करना है कि हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे प्रभाव क्षेत्र के जो लोग हैं, उनसे हम बातचीत करें, उनसे हम संवाद करें और उनको ऊर्जाकृत करें। इससे एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम और आप व्यस्तताओं में रहते हैं, हमें व्यस्तताओं के कारण अपने लोगों से ही बात करने का समय नहीं मिलता है। तो जब हम संकल्पित होकर ये काम करेंगे तो हमारे संबंधों में सरसता बढ़ेगी, हमारे संबंधों में एक मधुरता बढ़ेगी और उसमें एक जान आएगी। तो
हम अपने नेटवर्क को फिर से जिंदा कर रहे हैं, ये सीधा व्यक्तिगत लाभ हो रहा है। और यदि हम यही कार्रवाई संकल्प से करके दूसरे ऊर्जा केंद्र को करते हैं, दूसरा ऊर्जा केंद्र तीसरे को बनाता है, तो ये चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है कि जैसे एक चुंबक अपने प्रभाव क्षेत्र के अन्य लोगों के पास पहुंचेगी जो लोहा तुल्य हैं, लोहे के अंदर का हर पार्टिकल अपने आप को अलाइन करके वो चुंबक बन जाएगा, और जब वह चुंबक तीसरे क्षेत्र में अपने उसके क्षेत्र में पहुंचेगा तो वो अपने क्षेत्र के लोगों को चुंबकीकृत करते करते हम पूरे सभी लोगों को चुंबकीकृत कर पाएंगे। ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि हम अजनबी लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं, जिनमें हमारी एक आस्था है, जिसमें हमारा एक ट्रस्ट है, हमारा एक विश्वास है, हमारी एक बात का वजन है। हम तो हमारी ये बात आसानी से उनको ऊर्जाकृत कर पाएगी। अब इसमें एक इशू आता है कि क्या जो है हम में से कुछ लोग जो पत्थर बन गए हैं, क्या वो ऊर्जाकृत होंगे? तो यहाँ हमारे प्रभाव क्षेत्र में दो तरीके के पत्थर हैं। एक वो पत्थर हैं जो आज की व्यवस्था से लाभ उठा रहे हैं, जो आज की व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं, तो उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो इस लाभ को छोड़ें और एक फालतू के इस तरीके के ऊर्जा के किसी उसमें जाएं, तो वो इस व्यवस्था के लिए पत्थर तुल्य है। और दूसरे वो लोग हैं जो उनके अनुभव इतने नेगेटिव हैं कि उन्हें लगता है कि ये भारत देश बदलने वाला नहीं है, ये पूरी तरह से जो है गुंडों, मवालियों और इन अपराधियों के चुंगल में फंस गया है, कोई अच्छी व्यवस्था इस देश में अवतरित नहीं होगी। लोग बाग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर और बांटेंगे और जमीन पे, ग्राउंड पे हिंसा कराएंगे और अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन उनके जीवन को सुधारने के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो इसके कारण वो पत्थर तुल्य हो गए हैं। कुछ समय के लिए हमें इन पत्थर तुल्य लोगों को नजरअंदाज करना है। जो लोहे के मैलिएबल लोग हैं उनको ऊर्जाकृत करके उनके माध्यम से ऊर्जा की झंकार को चारों तरफ फैलाना है। जब चारों तरफ ऊर्जा हो जाएगी तो कबीरदास जी का वो दोहा जो है वो फलीभूत होगा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। ये जो है जमीन पे फलीभूत होगा। तो जब चारों तरफ से ऊर्जा का झंकार होगा तो जिन पत्थरों की अपन बात कर रहे थे वो पत्थर सीधे जो है ऋषि जो डकैत वाल्मीकि थे, और जब वो ऋषियों के कांटेक्ट में आए और वो महर्षि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना की, तो ऐसे ही वो डकैत से सीधे महर्षि बने थे, ये हमारे पत्थर से सीधे महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। तो हमें अपना वो मलिन नहीं होना है, अपन को अपना दिल छोटा नहीं करना है, पत्थरों से घबराना नहीं है। पत्थर हमारे भविष्य की एसेट हैं, हम इन एसेट्स को बहुत जल्दी महा ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें संकल्प होके काम करना है, और संकल्प भी जो आधा घंटे निकाल सकता है वो आधा घंटे, जो 1 घंटा निकाल सकता है वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा का संकल्प करने की जरूरत नहीं है। तो आधा घंटे से 2 घंटे जितना भी समय निकले वो संकल्पित करके 3 काम करना है। एक तो अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई यदि एनआरआई है तो हमें अपने जो है ऊर्जा की ज्वाला जो है वो विदेशों में भी जलाना है, तो हम एनआरआई को ऊर्जाकृत करेंगे। क्योंकि एनआरआई जो है एक व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा जो है उसे इस बात की चिंता होती है, उसे लगता है कि देखो बाहर कितनी अच्छी व्यवस्था है, हमारे देश में अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है। तो जब वो ऊर्जाकृत होगा तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि कोई बड़ी बदलाव की बात सोच रहा है, वो ऊर्जा केंद्र एक बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। तो दिन में केवल एक व्यक्ति को, यदि कोई एनआरआई अपने प्रभाव क्षेत्र में है तो उससे बात करना है। दूसरा जो है, जहां आप रह रहे हो उससे हटके किसी दूसरे टाउन में डिस्टेंटली रेजिडेंट इंडियंस, मतलब भारत के ही किसी अन्य शहर में रहने वाले अपने ही प्रभाव क्षेत्र के व्यक्ति से बातचीत करके एक व्यक्ति से दिन में एक व्यक्ति से बात करके उसे ऊर्जाकृत करना है। अब जो है इन 2 काम के बाद जो 15 मिनट, आधा घंटे या 1 घंटे जो भी समय बचा है,
उस समय में जहां आप भौतिक रूप से रह रहे हैं, जहां आप जाते हैं, वहां आप जाइए और या तो उनको अपनी जगह बुला लीजिए या उनके जगह चले जाइए, उनके साथ बैठ के चाय पीजिए। बड़ी संख्या की जरूरत नहीं है, 5-10 लोग पर्याप्त हैं। उनसे बातचीत करिए, उनको ऑडियो वीडियो जो आपको क्राइम फ्री भारत पे अवेलेबल है उसको सब्सक्राइब करके उनको दिखाइए जिससे आपको लग रहा है, और इसके बाद थोड़ा सा संवाद करके उनको ऊर्जाकृत करना है। यदि हम सही मायने में सभी लोगों को जोड़ के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों में यदि हम संकल्पित भाव से काम करेंगे तो हम 9 दिन में बहुत आसानी से 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। तो यदि हमारे संकल्प में थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी है तो भी ये 9 दिन की बजाय हम 9 महीने में तो इसे पूरा कर ही लेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं, राइट। अब सवाल उठता है कि हम 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों तक पहुंच गए तो इससे इस देश का भला कैसे होगा, इससे आप क्या हासिल करोगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये ऊर्जा केंद्र जो है ये हमारे माउथ पीस होंगे, हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधियों को यह बताने के लिए कि उन्हें पार्लियामेंट में बैठ के क्या करना है। तो क्राइम फ्री भारत ने बहुत सारे मॉडल्स रेडी किए हुए हैं, कानून बनाए हैं, टेक्नोलॉजी भी डिजाइन की है, जिसके माध्यम से हम बदलाव का वो जो है सिलसिला जो है पार्लियामेंट के माध्यम से जमीन पे एस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि पार्लियामेंट में बैठे लोग हमारी बात को अनसुना कर दें, हमारी बात को महत्व ना दें, तब हमें मजबूरी में एक पॉलिटिकल पार्टी के तरह रूप में उतरना होगा। तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है फिर क्राइम फ्री भारत पार्टी के रूप में अवतरित होगी। और जैसे हमने जितने लोगों को ऊर्जाकृत किया है इसमें हमने एक पोटेंसी का फार्मूला लगाया है कि जैसे आपने एक व्यक्ति को ऊर्जाकृत किया तो आपकी पोटेंसी 1 हो गई। जैसे ही आप 1000 लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे तो आप महा ऊर्जा केंद्र कहलाएंगे। और महा ऊर्जा केंद्र के साथ जैसे जैसे आप जो है मेहनत करके लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे आपकी पोटेंसी बढ़ती जाएगी। तो इस पोटेंसी के आधार पर हम एमएलए और एमपी का टिकट निर्धारित करेंगे और अपने ऊर्जा केंद्र जो कि मतदाता भी हैं उनके माध्यम से संकल्प के साथ अपने महा ऊर्जा केंद्रों को, अपने उम्मीदवारों को बिना चुनाव प्रचार के जिताएंगे और फिर पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर वो सब बदलाव करेंगे जो आज के चुने हुए प्रतिनिधि जिनकी ये जिम्मेवारी है, पदी जिम्मेवारी है, जो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो सब हम जो है ना स्वयं जाके करेंगे। तो सतवीर जी, इस बात से आप कहां तक, कितने हद तक आप सहमत से प्रतीत हो रहे हैं, इस बारे में आपके कुछ सुझाव हो तो वो भी बताइए। फिर हम आगे की रणनीति तय करेंगे कि कैसे हम इसे जमीन पे उतारेंगे, हमें भौतिक रूप से क्या क्या करना चाहिए। सिद्धांतिक तौर पे तो हमने बात कर ली है, अब भौतिक तौर पे हम क्या करेंगे। नहीं सर, आप तो सैद्धांतिक और भौतिक दोनों तरह से काम कर रहे हैं लंबे समय से, तो आपके अनुभव बड़े वाइड हैं, तो आप तो बताते चले जाएं, हम कोशिश करेंगे कि उसके हिसाब से अनुसरण कर सके, जितना हो सके प्रयास करेंगे सर। तो हम इसमें ये काम करें, जैसे आपका जो है कार्य क्षेत्र राजस्थान रहा है, राइट, तो आप राजस्थान के हर जिले में अपने किसी व्यक्ति को एक प्रभारी बना दीजिए, ऊर्जा केंद्र प्रभारी कर दीजिए उसको, ठीक है ना। और उसकी जिम्मेवारी है कि वहां पर जो है लोगों से वो संवाद करके उनको ऊर्जाकृत करे। और इसमें पोटेंसी का एक फार्मूला रखा गया है, तो उसे जो है जितने लोगों को ऊर्जाकृत करना है वो लोग ऊर्जाकृत हो गए हैं और दूसरे लोगों को ऊर्जाकृत कर रहे हैं। इसके लिए एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप का फार्मूला निकाला है। तो जैसे मैंने आपसे बात की, आप ऊर्जाकृत हुए और मैं महा ऊर्जा केंद्र के रूप से कर रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, तो मैं महा ऊर्जा केंद्र कहलाऊंगा। तो महा ऊर्जा केंद्र और जिसने ऊर्जा किया है, ऊर्जाकृत किया है, वो व्यक्ति, 2 व्यक्ति उसमें जुड़ेंगे और तीसरा वो व्यक्ति जो ऊर्जाकृत हुआ है। तो इस तरीके से अजीम करिए कि आपने 5 लोगों को जोड़ा, तो आपके उस ऊर्जा समूह में आपका ऊर्जा समूह होगा CFB ऊर्जा समूह सतवीर, राइट। अब आपने 5 लोगों को जोड़ दिया
तो उन 5 लोगों के ऊर्जा केंद्र वो भी बन जाएंगे, ऊर्जा समूह बन जाएंगे, तो आपके उसमें भी उनका नाम दिखेगा और आपने उन्हें ऊर्जाकृत किया है, उनके ऊर्जा समूह में भी लिखेगा और उन्होंने क्या काम किया है, चूंकि मैं भी उसका मेंबर रहूंगा तो मुझे इस बात का जानकारी मिलती जाएगी और आगे चल के ये पोटेंसी हम पोर्टल और बाकी जगह पे भी डिनोट करेंगे। जैसे ही आपने 1000 लोगों को ऊर्जाकृत कर दिया है और इसमें कोई ऐसा सिस्टम रखेंगे कि हर सप्ताह जो है एक सेटलिंग ऑफ अकाउंट होती जाए, जिससे कि कितनी पोटेंसी आपकी हो गई है वो आपको मालूम हो सके, क्योंकि इस पोटेंसी के आधार पर कल यदि आपकी इच्छा है, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जो कि दूसरे काम कर रहे हैं, उनका जो है इस पॉलिटिकल फील्ड में आने का कोई विचार नहीं है, तो उन्हें पोटेंसी की उतनी जरूरत नहीं है, उन्हें सम्मान के लिए पोटेंसी होगी। लेकिन जो उम्मीदवार के बातों उतरना चाहेंगे, उन्हें इस पोटेंसी के आधार पर जो है टिकट की व्यवस्था की जाएगी। लिहाजा ये पोटेंसी जो है बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, जिससे कि हर कोई स्ट्राइव कर सके। तो इससे हर व्यक्ति को मेहनत करके अपने आप को जो है देश के बदलाव में अपनी भूमिका निभाने का अवसर जो है मिलना चाहिए, वो उसे पूरा अवसर मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो इसमें जो है एक तो हम जिन लोगों से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जैसे आपने एक समूह बनाया हुआ है दलित वर्ग का जिसमें अधिकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं, तो उसको एज इट इज ले लीजिए। लेकिन हम इसे किसी जाति विशेष तक सीमित रखेंगे तो हम 137 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। लिहाजा हमें हर व्यक्ति को जोड़ना है। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सबसे ज्यादा अपने वॉलंटियर्स के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ अन्याय कर रही हैं। वो पैसे लेके टिकट दे रही हैं, वो अपने नेता के लड़के को टिकट दे रही हैं, वो दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट दे रही हैं, वो अपराधियों को टिकट दे रही हैं और जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं उनको वो नजरअंदाज कर रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि हम जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवारों को, इनको जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी कहें कि आप ऊर्जाकृत होइए और आप अपनी पार्टी का काम यथावत करते रहिए। हम आपकी पार्टी के काम से हमें कोई लेना देना नहीं है, राइट। आपका जो ऊर्जा केंद्र होगा, यदि आपको बाद में ये लगता है कि आपको क्राइम फ्री के महा ऊर्जा केंद्र के बतौर उतरने में ज्यादा फायदा है या पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उतरने में ज्यादा फायदा है, यह हम उनके विवेक पे छोड़ देंगे। यदि वो चाहेंगे तो अपने जिस पार्टी में है उसके तहत आगे बढ़ते जाएं, और यदि उनको लगता है कि नहीं, क्राइम फ्री भारत का विजन बहुत भारी है, वो देश के बदलाव के लिए जरूरी है और हमें इस देश को सही मायने में स्वतंत्र करना है, सही मायने में आजाद करना है, हमें नियम कानून और व्यवस्था बदलना है और इसमें हमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करके हमें भारत के हर नागरिक को समृद्ध बनाना है, भारत का हर नागरिक को सुखी बनाना है और उसे जो आज जो है चारों तरफ से जो महंगाई की मार से लेके बदमाशी की मार, भ्रष्टाचार का, चारों तरफ से वो दुखी है और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इस व्यवस्था से उसे बाहर निकालना है। तो यदि उसे लगता है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी इतना अच्छा कर रही है तो वो वहां पे अपनी किस्मत आजमा ले, नहीं तो यहाँ पर जो है पोटेंसी के आधार पर उसका यहाँ तो क्लेम बनेगा ही बनेगा, ये उसके विवेक के ऊपर है, क्योंकि हम उसको और कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं। दूसरा मुझे लग रहा है कि हमें अपने यहाँ पे जो भी समाज सेवी संगठन हैं उन सबको अपनी तरफ से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनका एक प्रभाव क्षेत्र है। इस बड़े महा काम में यदि वो जुड़ेंगे तो हम बहुत जल्दी से ऊर्जा केंद्र का फैलाव कर पाएंगे और एक बार ऊर्जा केंद्र का फैलाव हो जाएगा तो हम जो है थाली रूपी शंख बजाकर दीपक रूपी जो है ना अंधकार उसे प्रकाशित करते हुए अंधकार को दूर कर पाएंगे। और जो हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे, उसे कोई भी राजनेता जो हमारे वोट से चुना हुआ है वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, और यदि वो अपने रिस्क पे करता भी है तो फिर हम उसे उसके ही गेम में पराजित करेंगे, लेकिन हम उसका गेम नहीं खेलेंगे। हम जो है
अपने ऊर्जा केंद्र जो कि मतदाता भी हैं, संकल्पित भी हैं, उनके माध्यम से अपने महा ऊर्जा केंद्रों को बिना चुनाव प्रचार के जिताएंगे और फिर देश में बदलाव की उस अलख को लाएंगे जो एक रियली क्रांति होगी और एक बहुत अच्छे ढंग से बिना व्यवस्थित ढंग से जो है ना ये कार्रवाई होगी। क्योंकि मेरा ये मानना है यह बदलाव जो है रोड पर नहीं आ सकता है, यह बदलाव हिंसा से नहीं आ सकता है, यह बदलाव जो है धरने और उससे नहीं आ सकता है। इस बदलाव की आधारशिला कॉन्सेप्ट और ज्ञान के आधार पर हमें पार्लियामेंट के मंदिर से लाना होगी, तो ये व्यवस्था हम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप प्रभारी बनाइए, नंबर 1 हर जिले का एक एक प्रभारी बना दीजिए, फिर हर तहसील का प्रभारी बना दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि इसको शहर, मोहल्ला और गांव तक हम ले जा सकते हैं और उनको ये कहा जाए कि वो अपने क्षेत्र के सभी लोगों के नामों को लिखें जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, जो किसी जो है अच्छे काम को कर रहे हैं। और हम में से हम लोग के स्वभाव में है कि हम लोग मदद करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो निर्धनों की मदद कर रहे हैं, कुछ लोग जो है अस्पताल में जाके खाना खिला रहे हैं, कुछ लोग जो है लोगों का इलाज करा रहे हैं। तो अपने अपनी सामर्थ्य और सोच के हिसाब से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है, यह हमारे संस्कार और संस्कृति का हिस्सा है। तो अब सवाल उठता है कि हम इन सभी लोगों को अपने से जोड़ें और इसके लिए हमारा बहुत संकल्पित और सुनियोजित कार्यक्रम हो। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप एक रणनीति टाइप एक डॉक्यूमेंट पेपर इसमें बना लीजिए और उसको अपन ग्राउंड पे उतरने की कोशिश करें। और आजकल सब जानकारी जो है वो गूगल पे अवेलेबल रहती है, तो जो सामाजिक संगठन है उनकी हम जानकारी बुला लें, जो वैसे जो है ना क्लब्स हैं जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ये क्लब, हम इनकी जानकारी इनसे करें तो इनका भी यूज करें। और हम जो जैसे व्यापारियों का संगठन है, जैसे जो है आजकल हमने देखा है कि हर जाति के भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, संगठन बन गए हैं, तो हम प्रोएक्टिवली उनको भी जोड़ें, क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास सही मायने में है, स्लोगन वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी व्यवस्था का जो है बिगुल बजा रहे हैं जिसमें वह सहभागी होंगे। और इस सहभागिता में ना तो उन्हें धन खर्च करना पड़ रहा है, ना कोई रिस्क लेना पड़ रही है, ना धरना करना पड़ रहा है, ना जुलूस करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि ये प्रयास हम अच्छे ढंग से करेंगे तो एक आध महीने में ही इसका काफी अच्छा परिणाम हमको देखने को मिलेगा। तो सतबीर जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल ठीक है सर। तो मेरी एक लिमिटेशन, मुझे 5 बजे सर निकलना है, तो आप जो भी आप मुझे बताएं तो 10 मिनट में एक बार ब्रीफ तो कर दीजिए। मैंने ये बात कह दी है, मेरा मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। अब आगे की आप क्या रणनीति आप महसूस कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है उसके आधार पर आप क्या करेंगे? यदि आप अपने साथियों को, अपने लोगों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस लिंक को फिर अपने ग्रुप में आप शेयर करके इसी के ऊपर आप संवाद कर सकते हैं, तो ये आपको थोड़ी सी फैसिलिटेट कर देगा। और उनको आप जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उनको फेसबुक पे क्राइम फ्री भारत को वो फॉलो कर सकते हैं, वो इंस्टाग्राम पे और इस पे भी जो है ना हम सब जुड़े हुए हैं। तो चारों तरफ से एग्रेसिवली हम इसमें काम कर रहे हैं। 53 यूनिवर्सिटीज हमारे साथ टेक्निकल काम कर रही हैं। हम लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़ के लॉ के ड्राफ्ट भी बना रहे हैं, क्योंकि मेरा एक प्रयास ये भी रहेगा, यदि संभव हो पाया तो हम प्राइवेट बिल के बतौर इसे पार्लियामेंट में इसी सेशन में 2024 के पहले डालने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि आज के जो है ना हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उसको अडॉप्ट करने में कितने आगे आते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, या वो अपने सत्ता के गरूर में अंधे रहेंगे और हमें उनको पराजित ही करना पड़ेगा। ये तो आगे की परिस्थितियां इस बात को अनफोल्ड करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम हर जिले के पहले स्टेट लेवल का एक स्ट्रक्चर बना लें, ऐसे ही हम फिर जो ना जिले बार जाएं, कस्बे वाइज जाएं। यदि हम तो कह रहे हैं कस्बे के बाद हम मोहल्ले वाइज भी जा सकते हैं, हम गांव के वाइज जा सकते हैं।
तो वहाँ लोकल परिस्थितियों में आप कैसा करेंगे? और पहले जो है, चूंकि जो आपका ऑलरेडी बनाया हुआ एक ग्रुप है, पहले उसको जोड़िए और फिर इसके बाद जो है ना दूसरे ग्रुपों में अपन को जाना है। अपन को हर जाति के ग्रुप में घुसना है, चाहे वो ब्राह्मण का हो, चाहे वो ठाकरों का हो, चाहे वो बनियों का हो, चाहे वो जो है मुस्लिमों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, हाँ क्योंकि इसमें सभी का भला छिपा हुआ है। सर, बिल्कुल प्रयास करता हूँ सर। राजस्थान में और कौन आपसे जुड़े हुए हैं? मुझे थोड़ा उनका अंदाजा दे दें तो मैं उनसे भी यहाँ लोकल बात करके कोई। मुझसे कुछ हमें सूची देख के आपको बताऊंगा। और हाँ मैंने देखा है कि आईपीएस ऑफिसर्स में मैंने अपने बैचमेट्स को काफी एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम तो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि अब देखिए, हमारे हाँ दो बैचमेट हैं वहां पे, एक तो व्यास जी हैं और दूसरे नंद किशोर जी हैं। हाँ हाँ तो नंद किशोर जी वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। मैं व्यास जी से भी निवेदन करूंगा, यदि वो इस क्षेत्र में आगे आएंगे तो हमें मदद मिलेगी। कुछ जो है आरपीएस के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, राजेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, अभी वो शासकीय सेवा में ही हैं। और हमने इसको इस ढंग से बनाया है कि इसमें पूरे 137 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं। इसमें शासकीय सेवा या कोई भी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, और ये सभी के काम को सुगम कर देगा। पुलिस सर, तो जो है ईश्वर तुल्य हो जाएगी। मतलब ठीक। सबसे बड़ा लाभ जो है ना पुलिस को मिलेगा। आज जो है ये नेता, इन्होंने हमको इतना मोहताज कर दिया है कि हम इनसे बिना पूछे अपराध पंजीयन नहीं कर सकते हैं, हम इसके बिना पूछे जो है ना लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इनके गलत निर्णयों के कारण गाली हम खाते हैं, इनके गलत निर्णयों के कारण सस्पेंड भी हम होते हैं। तो हम इनके जो है पाप के भागीदार बनते हैं। लिहाजा पुलिस इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होगी, और ब्यूरोक्रेसी और बाकी लोग भी लाभान्वित होंगे, सभी संगठन लाभान्वित होंगे। और फिर जो जो काम कर रहा है वो उसे ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकेगा। बल्कि उसको जो सपोर्ट चाहिए, उसको जो लीगल सपोर्ट चाहिए, जो उसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, हम उसको व्यवस्थागत जो है ना करते हुए उनको वो सपोर्ट देंगे। और हमने कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं जो हम अगले सेशन में आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें हमने करेंसी पर विजय पाई है और कॉस्ट पर भी विजय पाई है। लिहाजा मैं जो है इस देश को समृद्ध बनाने में मुझे कोई अड़चन समझ में नहीं आ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम भारत को टैक्स फ्री भी कर सकते हैं, और टैक्स फ्री करके डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल होगा। और चूंकि पेपर करेंसी फ्री भारत होगा तो काला धन भी नहीं होगा, भ्रष्टाचार भी नहीं हो सकता है, ड्रग और माफियों को जो है ना पैसा भी नहीं पहुंच सकता है, नक्सल्स को पैसा नहीं पहुंच सकता, टेररिस्ट को पैसा नहीं पहुंच सकता है, और जो शक्तियां इस देश को बांटने में लगी हुई हैं उनको भी पैसा नहीं पहुंचेगा। तो एक तीर से बहुत सारे निशान एक साथ होंगे, और जो हमको बहुत एडवांटेज की व्यवस्था में लेके पहुंचेगा। और चूंकि हमारा ऑलरेडी होमवर्क है कि कैसे हम जो है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज करा पाएंगे, कैसे हम अपने पुलिस ऑफिसर को वो ऐसा टेक्निकल सपोर्ट दे पाएंगे जिससे 15 दिन में वो अकाट साक्ष्य को संग्रहित करके चालान पेश कर पाएगा, और 1 महीने में तो सजा मिल जाएगी। इसका मतलब है कि 1.5 महीने के अंदर जिस किसी ने भी अपराध किया है वो सर्टेनिटी के साथ जेल चला जाएगा। और इसमें ये व्यवस्था भी की है कि यदि कोई झूठी रिपोर्ट करेगा तो वो उसी सर्टेनिटी से उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग धूर्त हैं जो कि इस कोई भी उनको कोई वेपन मिलता है तो उसको अपने लाभ के लिए वो यूज करना चाहते हैं। तो हम उनको शुरू से ही डिस्करेज करना चाहते हैं कि यदि तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो उसी सर्टेनिटी से हम आपको जेल भेजेंगे जिस सर्टेनिटी से हम आपकी एफआईआर लिखेंगे। ठीक बात है सर। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई है। मैं सतवीर जी आपसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप पूरी एनर्जी से भिड़ जाइए, क्योंकि काम बहुत है, समय कम है, और ये बदलाव को हमें सिद्ध करना पड़ेगा। विशेष तौर पर 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। तो मुझे लगता है कि अगले वर्ष 1 वर्ष के लिए हमारी ज्यादा एनर्जी इन 3 राज्यों में जाना चाहिए,
जिससे हम जो है लोग बाग जो है यहाँ पर भाजपा से दुखी हैं, कांग्रेस से दुखी हैं। यदि उन्हें क्राइम फ्री भारत में वो परिवर्तन की जो है ना एक यदि संकल्प देखेगा और वो राजनीतिक ना होके वो एक प्रोफेशनल संकल्प देखेगा, जिसकी एक पूरी जो है स्ट्रेटेजी और रणनीति होगी कि कैसे हम बदलाव लाएंगे, तो एक बहुत ही ठोस जो है विकल्प होगा और जो निश्चित तौर पे जो है ना पब्लिक उसको वेलकम करेगी। और जब अच्छे लोगों को जोड़ के हम अपने ही प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जा कृत करेंगे, तो हमारा जो पर्सनल जो रिलेशनशिप है, पर्सनल ट्रस्ट है, वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा जो है ना शस्त्र का काम करेगा। हमें अपना इस महायुद्ध को लड़ने में ना तो रिस्क उठाना होगी, ना ही कोई कठिनाई आएगी, बस केवल संकल्प के साथ संकल्प को नहीं टूटने देना है। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ सर। और लेकिन आपने जो बात कही थी वो बड़ी मार्मिक थी, जो आपने बताया था कि जो पत्थर हैं 2 तरह वाले, वो उन पत्थरों से टकरा टकरा के मेरा तो थोड़ा हालात थोड़े कमजोर होते जा रहे हैं। तो अब मैं आपसे नहीं, लेकिन ऊर्जावान आप एक चीज सोचिए, और पत्थरों से मत टकराइए। पर अब सर मुझे तो जान मिल जाता हूँ वही मिलते ही है। ठीक है, मुझे तो ठीक है, ठीक कोई है। आदमी मतलब वो ज्ञान ज्यादा देता है, बात सुनने की कोशिश ही नहीं करता। इसलिए बड़ा संघर्ष की स्थिति है। मैं कोशिश करूंगा। मेरा तो इतना उसमें उसमें आप एक काम भी कर सकते हैं, जहां कहीं आपको लगता है कि मुझसे बातचीत कराने से कोई सकारात्मक परिणाम आएंगे, तो बिना झिझक के जो है आप कॉन्फ्रेंस में मुझे ले मैं, लीजिए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वो पहले मेरे से तो बात करें सर। कोशिश तो ये रहे ना। और दूसरी बात ये है सर कि अगर 2-4 लोग मुझे यहाँ मिल जाए तो हम एक टीम बना के काम करें तो ज्यादा उसका आउटपुट आएगा। लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर यहाँ कोई जयपुर में अगर 2-4 लोग काम कर रहे हो बहुत सारे तो लोग हैं, बना लेंगे। तो मैं सूची बनाता हूँ, बहुत सारे लोग जुड़े अगर हुए हैं। संभव हो तो अगर संभव हो तो 1-2 लोग मुझे मिल जाए, तो फिर उनसे हम आपस में बातचीत करके और रोजमर्रा के बेसिस पे जितना भी समय मिलेगा उतना हम कोशिश करते हैं। एक तो जो कैलाश चंद्र गुप्ता जी हैं वो आपको पूरी मदद करेंगे। आज कैलाश हमारा जी जो उदयपुर। एस गुप्ता भी आपकी मदद करेगा। एक राजेंद्र गुप्ता है, वो भी आपकी मदद करेंगे। और जी वो अपने आपके इसमें है, एसपीएस से हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनकी सूची बनाता हूँ। अभी एडॉक में याद नहीं पड़ रहा है। कुछ जी व्यवसायी लोग हैं वहां पर, जी तो जिनसे मैं उनके कुछ सेशन में भी गया था, उनको कुछ मैंने भाषण भी दिया था, क्योंकि हाँ बीच में हमने कोरोना पे काफी काम किया था। तो वो उस पर हम कभी अगले समय पे आपको ब्रीफ करेंगे जी कि हमने जो है कोरोना का तोड़ निकाला था और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को 4 पत्र लिखे थे। जी मतलब ये बड़ा दुख का विषय है कि लगता है कि हमने इतने सारे लोगों को खो दिया है, हम उनकी जान बचा सकते थे। ये सिर्फ जो है हठ धर्मता के कारण उन लोगों की जान गई। लेकिन चलिए इस मुद्दे पे अपन अगले सेशन में बात जी, करेंगे। हाँ तो हैं, बहुत सारे लोग हैं और मैं उनसे बातचीत करके जो है आपसे जोड़ता जाऊंगा। और जी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा नहीं, 2-3 जाए सर मुझे मेरी लोकेलिटी में, मतलब जयपुर में 2-3 लोग मिल जाए, ज्यादा नहीं। वो सब अब बाद में मिलते से। एक हमारे आईआईटी में साथी हैं मिस्टर भसीन, राकेश भसीन, वो भी हैं, तो मैं उनको आपसे जोड़ूंगा। वो भी काफी जी एनर्जी से लगे हुए हैं। और मैं अपने बैचमेट नंद किशोर और प्रदीप व्यास जी को मैं उनको मैं कोशिश कर चुका हूं, लेकिन वो बेचारे वेदों वेदों की जो है ना अध्ययन में लगे हुए हैं। मैं नहीं, कहूंगा उनको कि पढ़ लेना दो सर। उनका उनके उनको उसका ज्ञान आ जाएगा तो हो सकता है कि अपने को ज्यादा लाभ मिले। हाँ, तो वो मुझे उसको अपने लगता है फील्ड में कि काम उनके करने दो। ज्ञान से हम लोग लाभान्वित होंगे। हाँ में हो तो वो तो कोई इशू नहीं वो भी कर लेने है। जी देते हैं। जी। और हम जहां कहीं से भी दूसरी जगह से भी जो लोग जिनका राजस्थान से जुड़ाव होगा, मैं उनसे कहूंगा कि हमको सूची भेजें। तो नहीं, एक मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 2-3 लोग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए सर। मैं तो दो ये कि तीन दो के तो तीन लोग नाम ही हो तो हमने फिर आपको हम। 2-3 लोगों के तो हमने नाम ही सुना दिया आपको। अरे सर वो सब उदयपुर में रहते हैं, तो एक ये जो संजय नाम शर्मा बताए। जी हैं, उनका वो बहुत अच्छे हैं। वो एक हाँ हाँ, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको भी हम कहेंगे कि आपसे जुड़े वो। आप तो तो 2-3 लोगों के नाम नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं खुद ही बात कर लूंगा उन लोगों से सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी ठीक है। जी तो सर सर। सतवीत जो है हम पूरी एनर्जी से पूरे संकल्प हाँ के हाँ साथ बिल्कुल सर, करेंगे। जय हिंद, बिल्कुल सर। जय भारत, वंदे जय मातरम। भारत सर, वंदे मातरम सर।
Thank you for sparing time and joining the session.